जय हिंद दोस्तों। आज आप सबको बताएंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में आपको पहला वीडियो में कुछ बता चुके हैं, जिसमें कि पर बताए थे कि प्रकाश क्या होता है, किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है। ठीक है, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार, प्रकाश माध्यम के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार। उसके बाद बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम और प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। ठीक है, आज आपको बताएंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि दर्पण क्या होता है। लिखना है यहाँ पे दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण क्या होता है। ठीक है, ये हाइडिंग दे देना है। ठीक है, दर्पण ठीक है किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले लिखिए दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, दर्पण किसे कहते हैं। तो ये जो है ना, दर्पण किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा इसका बोल सकते हैं, वैसा वस्तु जो आने वाले प्रकाश की किरण को पूरी तरह से परावर्तित कर देती है। वैसा वस्तु जो आने वाले प्रकाश की किरण को पूरी तरह से क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। ठीक है ना, पूरी तरह से परावर्तित कर देती है। इसमें लिखना है वैसा वस्तु या फिर वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ। ठीक है, वैसा वस्तु जो आने वाली, वैसा वस्तु जो आने वाली प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को, वैसा वस्तु जो आने वाली प्रकाश की किरण को, आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कर देती है, वैसा वस्तु जो आने वाली प्रकाश की किरण को पूरी तरह से परावर्तित कर देती है। ठीक है, पूरी तरह से, पूरी तरह से यानी कि पूर्ण रूप से क्या कर देती है, तो पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है। ठीक है, परावर्तित कर देती है, पूर्ण रूप से या फिर पूरी तरह से परावर्तित कर देती है, परावर्तित कर देती है। उसे उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे दर्पण कहते हैं। अब हो जाता है कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखना है दर्पण के कितने प्रकार। तो लिखना है दर्पण के दो प्रकार। कितने प्रकार, दर्पण के दो प्रकार। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हो जाता है, आपको बताएंगे समतल दर्पण। पहला नंबर हो जाएगा समतल दर्पण, दूसरा नंबर हो जाएगा गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समतल दर्पण एक नंबर में, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, समतल दर्पण पहला क्या हो जाता है, समतल दर्पण। दूसरा हो जाता है गोलीय दर्पण, दूसरा हो जाता है गोलीय दर्पण, दूसरा हो जाता है गोलीय दर्पण। ठीक है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो इसमें देखना है पहले कि समतल दर्पण क्या होता है, उसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखना है, रिंग देखिए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका हो जाएगा पहले, इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। कैसा हो, समतल। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, यहाँ लिखना है वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह,
ठीक है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, ठीक है, समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसी को यानी उसे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, समतल, उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, समतल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर पाठ देते हैं। बात के मानिए ये कौन सा दर्पण है, तो ये समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। ये समतल दर्पण है, जो कि पीछे का भाग क्या होता है, तो रंगा होता है, क्या चीज से, तो सोडियम आयोडाइड से, ठीक है। पीछे का भाग क्या होता है, रंगा होता है समतल दर्पण का। कोई भी दर्पण का पीछे का भाग, इसमें समतल दर्पण के पीछे का भाग क्या चीज से रंगा हुआ है, सोडियम आयोडाइड से, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। अब देखेंगे कि आगे गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखना है गोलीय दर्पण, यहाँ पे लिखना है गोलीय दर्पण। गोलीय, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। इसमें हो जाएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, गोल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, ठीक है, गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण का फिगर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, तो गोल हो, उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो इसमें कुछ अलग से और कोई पॉइंट आता है, जैसे देखिए यहाँ पे बीच में एक हो जाता है वक्रता केंद्र, क्या हो जाता है, वक्रता, वक्रता केंद्र हो जाता है, क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, और एक तो सरल रेखा होता है जिसको बोलते हैं, एक तो सरल रेखा होता है, इस यहाँ पे क्या बोले, वक्रता केंद्र, और यहाँ पे हो जाता है ध्रुव, जिसे पी से सूचित किया जाता है, लिख देते हैं ध्रुव, ठीक है, ध्रुव। और ये जो सरल रेखा गुजरी है यहाँ से यहाँ तक गया है उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रधान, इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रधान अक्ष। अब इसी को पहले सबसे पहले परिभाषित करिए। ऐसे तो आगे बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है, फिर गोलीय दर्पण के कितने प्रकार, दो प्रकार, कौन कौन, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन उसको बताने से पहले यहाँ पे देखिए कि वक्रता केंद्र जो लिखे हैं, वक्रता केंद्र इसको सी से सूचित किया जाता है, उसके बाद ध्रुव और इसको उसे पी से सूचित किया जाता है, उसके बाद एक तो प्रधान अक्ष। अब बोलेंगे कि वक्रता केंद्र जो है इसकी क्या होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है। तो सबसे पहले ये तीन जो आया इसी का परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखे रहे हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, 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 ठीक है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाता है गोलीय दर्पण के,
क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, जिस गोले का बना होता है, जिस गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे, यानी उसके केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आता है इसमें कि ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं, उसके बाद लिखेंगे कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो प्रधान अक्ष का दूसरा नाम भी होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो देखिए सब पहले लिख रहे हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव उस पहले लिखिए कि गोलीय दर्पण को मतलब जो है ना वक्रता केंद्र, क्या लिखे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसे सी से सूचित किया जाता है, जिसे सी से सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। आगे आता है कि ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा। इसमें देखिए कि जो यहाँ पे ध्रुव है तो इसमें होता है दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये जो है ना मध्य बिंदु पे होता, आगे जब बताएंगे ना अभी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है ना, तो इसमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि बीच में है या फिर नहीं है। ये होता है ध्रुव कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसलिए इसे पी से सूचित करते हैं, जिसे पी से सूचित किया जाता है, जिसे पी से सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, पी से सूचित किया जाता है। अब आगे आता है कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। क्या आता है कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आगे प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो इसमें हो जाएगा प्रधान अक्ष में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखें, वक्रता केंद्र लिखें। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। उसके बाद लिखें कि ध्रुव किसे कहते हैं। क्या लिखें, ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव इवला नहीं होगा, जब इवला हो जाता है तो ठीक है। ध्रुव किसे कहते हैं, तो हो जाता है क्या लिखे यहाँ पे कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसको अंग्रेजी में पोल बोलते हैं, इसलिए इसे पी से सूचित किया जाता है। अब आगे आया कि प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष का दूसरा नाम भी होता है मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है। ठीक है, लिखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र, क्या लिखना है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को
मिलाने वाली, मिलाने वाली वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को, सरल रेखा को, सरल रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बताएं कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें लिखे दर्पण वैसा वस्तु जो आने वाले प्रकाश के किरण को पूरी तरह से परावर्तित कर देती है, यानी पूर्ण रूप से उसको परावर्तित कर देती है, यानी जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में मोड़ देता है, यानी पूरी तरह से। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को दर्पण कहते हैं, उसी को दर्पण कहते हैं। आगे आता है कि दर्पण के दो प्रकार होता है, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। पहले देखें कि समतल दर्पण क्या होता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, तो समतल हो। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसी को क्या कहते हैं? उसी को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। पीछे का भाग क्या है? तो पीछे का भाग रंगा हुआ है। ठीक है, पीछे का भाग रंगा हुआ है। ठीक है, आगे आता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, तो गोल हो, उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में कुछ अलग सा पॉइंट आता है, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव आ गया, प्रधान अक्ष आ गया। ठीक है, या अगर जो दर्पण आगे पढ़ेंगे तो इसमें और आता है एक ठो कि फोकस किसे कहते हैं, तो उसी समय उसका परिभाषा लिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें आता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। दूसरा हो जाता है कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है? ध्रुव कहा जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हो जाता है। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो जाता है। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार। तो गोलीय दर्पण के दो प्रकार। पहला हो जाता है उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला हो जाता है उत्तल दर्पण। पहला हो जाता है उत्तल दर्पण। तो पहले लिखिए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण। तो पहले आपका अवतल दर्पण को ही पढ़ेंगे। तो पहला हो जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल, पहला हो जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्या हो जाता है? उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, आप देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखना अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अगर जो आपको देखना है तो गोलीय दर्पण का पहले फिगर पाइए। देखिए यहाँ पे पा रहे हैं गोलीय दर्पण का। कौन सा दर्पण का। तो गोलीय दर्पण का। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है। तो ये गोलीय दर्पण है। ठीक है ना, कौन सा दर्पण। तो गोलीय दर्पण। अगर जो यही गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट दिया जाए तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का परिभाषा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये गोलीय दर्पण को बीच से क्या करते हैं और दो भागों में बांट देते हैं। और इसका आपको मतलब कि दर्पण में पता होना चाहिए कि हमेशा पीछे का भाग ही रंगा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका पीछे का भाग रंग रहे हैं। ठीक है, पीछे का भाग रंग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दो डायरेक्शन में निकलता है। अगर जो बीच में अगर जो कहीं पे गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट देते हैं तो दो डायरेक्शन, दो प्रकार निकल जाता है। यहीं से देख लेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। तो ये जो आगे का भाग वो भरा हुआ दिख रहा है ना, वो हो जाता है उत्तल दर्पण। और जो पीछे का यानी कि जो दर्पण धंसा हुआ दिख रहा है वो साइड वाला, वो हो जाता है अवतल दर्पण। जैसे देखिए ये दर्पण को पा रहे हैं यहाँ पे, इस प्रकार से होगा। ठीक है इस प्रकार से। इसको क्या बोल देंगे। तो इसको बोल देंगे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल, अवतल दर्पण इसको बोल देंगे। और वो जो है जिसका भाग उभरा हुआ है, जिसका भाग क्या है। तो जिसका भाग उभरा हुआ है तो इसको बोल देते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो परिभाषा हो जाता है
पहले देखिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। क्या देखना है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। जैसे देखिए, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसी को बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। इसमें लिखना है वैसा दर्पण, वैसा वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या हो, तो अंदर की ओर धंसा हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो, तो अंदर की ओर धंसा हो, अंदर की ओर धंसा हो। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, यानी उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो, धंसा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसका फिगर देखिए, यही वाला फिगर में जस्ट यहाँ पे पाट दीजिए। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। पीछे का भाग क्या हुआ है, तो पीछे का भाग रंगा हुआ है। ठीक है, पीछे का भाग रंगा हुआ है। अब देखिए इसमें ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। पहले आपको बता रहे थे गोलीय दर्पण में, तो गोलीय दर्पण में आपको बताए थे कि प्रधान अक्ष एक होता है। क्या होता है, प्रधान अक्ष, जो क्या बोले थे उसका परिभाषा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। तो देखिए ये एक ठो इसमें रहता है, क्या रहता है, तो प्रधान अक्ष रहता है। क्या रहता है, तो प्रधान अक्ष रहता है। और यहाँ पे बोले थे पी, क्या बोले थे, पी यानी कि ध्रुव। क्या बोले थे, ध्रुव बोले थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, ध्रुव, जिसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं, इसलिए उसे पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और उसके बाद बोले थे वक्रता केंद्र, इसलिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या जिसे आर से सूचित करिए। क्या चीज से, आर से, या फिर सी से लिखिए। क्या चीज से, सी से ही रहने दीजिए, यहाँ पे सी हो जाता है। क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या सी। उसके बाद एक तो हो जाता है फोकस दूरी। क्या हो जाता है, फोकस दूरी। आपको बोले थे कि जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ेंगे तो इसमें फोकस दूरी एक ठो आएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी का परिभाषा भी लिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, और इधर जो कुछ भाग बच जाता है ये अनंत चल जाता है। क्या चलता है, ये जो प्रधान अक्ष होता है ना, ये अनंत तक ले चलते रहता है, अनंत तक चलते रहता है। उसके बाद देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का नहीं, मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इससे पहले आपको बता देते हैं, ये जो है ना वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ये दोनों धनात्मक होती है। तो आपको बताएंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो चिन्ह परिपाटी में आपको सारा कुछ बता देते हैं, मतलब देंगे। इसलिए जब यहाँ पे बता रहे हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो यहाँ पे ये दोनों जो है ना वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो पहले लिखा देते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग जो है ना कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लिखिए यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग।
तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो एक नंबर में हो जाता है, एक नंबर टॉर्च में लिखिए, क्या चीज में, टॉर्च में, एक नंबर हो जाता है टॉर्च में। दूसरा नंबर हो जाता है गाड़ी के हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है उसमें, तो अवतल दर्पण। तो उसमें लिखना है गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में, हेड लाइट में, ठीक है, हेडलाइट में, मतलब गाड़ी के हेड लाइट में, ठीक है। तीसरा नंबर में हो जाता है, तीसरा नंबर में आप लिख सकते हैं सोलर कुकर और सोलर प्लेट में। तीसरा नंबर सोलर कुकर और सोलर प्लेट में, सोलर कुकर, सोलर कुकर, सोलर कुकर और सोलर कुकर और सोलर प्लेट में, सोलर कुकर और सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट में, ठीक है, सोलर कुकर और सोलर प्लेट में, ठीक है। चौथा नंबर में हो जाता है कि डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा आँख, नाक, कान और गला को चेक करने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लिखना यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा आँख, आँख, नाक, कान और गला, और गला, आँख, नाक, कान और गला इत्यादि के जांच करने में, मतलब जांच करने में किया जाता है कौन सा दर्पण का प्रयोग, तो अवतल दर्पण का प्रयोग जांच करने में, ठीक है, जांच करने में। उसके बाद वही हो जाता है, और एक आठवां है, पांचवा नंबर, अगर जो आपको पता है तो बता सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलेंगे, इतना ही रहने दीजिए, 4 गो बताते हैं, ठीक है। तो अगर जो आपसे पूछेगा कि टॉर्च में कैसे किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, क्यों किया जाता है, तो देखिए एक ठो फिगर से आपको समझा रहे हैं। बात के मानिए ये क्या है, तो ये सेल है, ठीक है, सेल लगा होता है उसमें टॉर्च में, तो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। बात के मानिए ये लाइट है, क्या चीज है, लाइट है, क्या चीज है वो, लाइट है। तो टॉर्च के आगे का भाग देखिएगा तो इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, टॉर्च के आगे का भाग इसी प्रकार से होता है, ठीक है ना। और ये इस प्रकार से थोड़ा मोटा कर देते हैं, इसी प्रकार क्या होता है टॉर्च का भाग, टॉर्च का भाग मतलब आगे का भाग इसी प्रकार से होता है, और पीछे जो है ना रंगा होता है, पीछे रंगा होता है, और आगे कुछ लगा होता है, मतलब कि उस कोई दर्पण नहीं होता, वो सिर्फ शीशा और लगा होता है आगे, ठीक है, जो कि जिसमें अगर जो आप उसको समतल दर्पण लेंगे, तो समतल दर्पण कहाँ से, तो उसका समतल दर्पण क्या हो जाता है, वो अगर जो प्रतिबिंब बनाएगा तो प्रकाश को पूरी तरह से लौटा देगा, और इसमें आर पार होता है ना, इसलिए वो कोई दर्पण नहीं होता, इसलिए कांच का कुछ लगा दिया जाता है उसमें, ठीक है। तो देखिए अगर जो इससे प्रकाश निकलती है तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, ठीक है ना, इससे जो प्रकाश निकलती है सीधा निकलती है तो लगभग 20%, कितना परसेंट निकलती है, मात्र ये जो सीधा निकल रही है मात्र 20% ही निकलेगा। लेकिन जो दर्पण उसमें लगा होता है ना, ये प्रकाश को खींच के इधर पहले जाएगा, इसका प्रकाश जब बिखरेगी तो ये भी पुनः आगे भेज देगा, क्या कर देगा, आगे भेज देगा, इसलिए बोलता है कितना दूर तक चला जाता है, ठीक है ना। ये भी क्या कर देती है, आगे पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, ये भी आगे पहुंचाने का काम करता है, वही होता है अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है, सबको क्या कर देता है, आगे पहुंचाता है, हर एक सभी प्रकाश को। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्या चीज है, तो ये टॉर्च है, ये क्या चीज है, तो ये टॉर्च है, ठीक है ना। अब देखेंगे आगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण का प्रयोग देखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं उसका परिभाषा देखेंगे, साथ ही साथ ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है ना, और इसका प्रयोग भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। आपको फिगर अभी बताए थे, जब बोलिए दर्पण को 2 भागों में बांटे थे, तो
तो एक दो भाग बटा था, तो आपको बता दिए हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण में बोले थे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा, उसको क्या बोले थे, अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उभरा था तो उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, बाहर की ओर क्या हो, उभरा, डायरेक्ट लिखिए उभरा हो। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, तो जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा हो, उसी को यानी उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना, उसे कौन सी दर्पण कहते हैं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताएंगे ग्राफ, ठीक है ना, यानी फिगर बताएंगे उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग यानी इस प्रकार से हो जाएगा, कौन सी दर्पण, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। ठीक है ना, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो हमेशा बोले थे कि पीछे का भाग रंगा हुआ होता है सभी दर्पण में। ठीक है, अवतल हो, उत्तल हो या फिर समतल हो, तो इसका भी पीछे का भाग रंग देना है, पीछे का भाग रंग देना है। ठीक है ना, पीछे का भाग रंग दिए। अब बोले थे एक ठो क्या करना है, प्रधान अक्ष को लाना है। कौन सी अक्ष को, तो प्रधान अक्ष को लाना है। और इसमें जो है फोकस दूरी ये साइड हो जाती है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पीछे की ओर होता है। ठीक है ना, किधर, पीछे की ओर हो जाता है। इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या किधर हो जाती है, पीछे की ओर। ठीक है ना, पीछे की ओर। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। आगे बताएंगे फिर आपको किरण आरेख भी बताएंगे अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग। क्या लिखना, उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल, उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग। ठीक है ना, प्रयोग। तो इसका उत्तल दर्पण का पहला प्रयोग हो जाता है कि गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। हर एक गाड़ी जो होता है फोर व्हीलर या फिर टू व्हीलर, कोई भी गाड़ी, तो उसका साइड में जो दर्पण लगा होता है, साइड में या फिर जो जस्ट यहाँ पे लगा होता है पीछे देखने के लिए, उसमें कौन सी दर्पण होता है, तो उसमें होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना है गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर में, साइड मिरर में किधर होता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में। आगे पूछ देता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह जो है ना, यानी बाहर की ओर उभरा होती है। क्या होती है, उभरा होती है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्र होती है, जिसके कारण से इसका क्षेत्र जो है ना बहुत विस्तार होती है। छोटी मतलब ज्यादा बड़ा तो कोई खास दर्पण नहीं होता है, लेकिन क्षेत्रफल उसमें कितना दिखता है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल उसमें दिखाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्र होती है, जिसके कारण से इसका क्षेत्र जो है विस्तार होती है। ठीक है ना, और दर्पण जो है ना सभी का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बना देती है। कैसे बना देती है, छोटा और सीधा बना देती है। ठीक है ना, और यह दर्पण सभी का प्रतिबिंब कैसा बना देती है, छोटा और सीधा बना देती है। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि उत्तल दर्पण का प्रयोग बाहर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, क्योंकि लिखना है दर्पण का परावर्तक सतह, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्र होती है, बाहर की ओर
बाहर की ओर वक्र होती है, या फिर बोल सकते हैं बाहर की ओर उभरा होती है, बाहर की ओर वक्र होती है, वक्र होती है, ठीक है ना। क्या होती है? बाहर की ओर वक्र होती है, ठीक है ना। जिसके कारण से इसका क्षेत्र जो है ना विस्तार होती है, जिसके कारण से इसका क्षेत्र, जिसके कारण से जिसके कारण से जिसके कारण से इसका क्षेत्र जो है ना, इसका क्षेत्र विस्तार होती है, विस्तार होती है, यानी बहुत बड़ा होती है, ठीक है ना। विस्तार होती है, विस्तार होती है। और ये जो है ना, मतलब कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण सभी का प्रतिबिंब छोटा और सीधा बना देती है, सभी का प्रतिबिंब और या, और लिखना, क्या लिखना? और या सभी का प्रतिबिंब, सभी का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या करती है? छोटा और सीधा बना देती है, छोटा और सीधा बना देती है, ठीक है ना। सीधा बनाते हैं, सीधा बनाते, जिसके कारण जिसके कारण लिख दीजिएगा। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। अगर जो प्रतिबिंब आपको पता है तो ही आप उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति बता सकते हैं और प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हैं। आगे बताएंगे वस्तु को कहाँ रखना है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो उसको बताने से पहले आपको सीखना होता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के कितने प्रकार हो जाते हैं। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, पहला हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या लिखना है यहाँ पे? प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश स्रोत भी आपको बता दिए आगे पहले। तो इसमें लिखना है कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलेंगे? तो उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाश स्रोत से आगे बता दिए कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो जिससे प्रकाश निकलते हैं उसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो लिखना है यहाँ पे प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना। आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है, ठीक है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, या कटती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। या कटती हुई प्रतीत होती है, या कटती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहा जाता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए क्या लिखे परिभाषा
कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या फिर क्या होती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार होती है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार? तो प्रतिबिंब के दो प्रकार हो जाते हैं। पहला हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो जाते है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पे लिखना है प्रतिबिंब के दो प्रकार। प्रतिबिंब के कितने प्रकार? दो प्रकार। प्रतिबिंब के दो प्रकार, ठीक है ना। कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, प्रतिबिंब। और दूसरा हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा काल्पनिक। दूसरा हो जाता है काल्पनिक, ठीक है ना। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है। अब देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है और काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, ठीक है। तो यहीं पे लिख देते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कहते किसको, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक, क्या लिखना है? वास्तविक यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, वास्तविक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसमें बोल सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में कटती है, ठीक है ना। क्या होती है? वास्तविक में कटती है, यानी पूर्ण रूप से कटती है, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे कि जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से ठीक है ना, किरणें, क्या लिखना है? किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ठीक है ना। दर्पण, जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, ठीक है ना, जिस बिंदु पर वास्तविक में कटते, जिस बिंदु पर कटते हैं, ठीक है। जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, ठीक है ना, जिस बिंदु पर कटती है या फिर जिस बिंदु पर वास्तविक में कटती है, उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जिस बिंदु पर कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बता रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, ठीक है। लिखना है यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता, लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है, विशेषता।
वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो पहला हो जाता है या हमेशा क्या कैसा बनती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनती है। ठीक है, तो इसमें लिखना एक नंबर में या हमेशा या हमेशा उल्टा बनती है, या हमेशा उल्टा बनती है, या हमेशा उल्टा बनती है। और दूसरा नंबर हो जाएगा कि इसे वास्तविक कटान से काटा जाता है। ठीक है ना, दूसरा नंबर ये इसे वास्तविक कटान से काटा जाता है, इसे वास्तविक कटान से काटा जाता है। दूसरा नंबर में लिखिए इसे वास्तविक कटान से काटा जाता है, इसे वास्तविक कटान से काटते हैं, इसे वास्तविक 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 कटान से काटते हैं, कटान से काटते हैं। ठीक है ना, काटते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में हो जाता है, तीसरा नंबर में कि इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा नंबर में क्या हो जाएगा कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो लिखिएगा यहाँ पे इसे पर्दे पर, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हो जाता है चौथा नंबर। पहला क्या लिखे, यह हमेशा उल्टा बनती है। दूसरा लिखे इसे वास्तविक कटान से काटते हैं। तीसरा लिखे इसे पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। चौथा हो जाता है कि यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है। चौथा क्या हो जाता है, यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है, यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है, या हमेशा दर्पण के आगे बनता है। क्या बनता है, आगे बनता है, आगे बनता है। ठीक है ना, आगे बनता है। जस्ट इस पहले क्या बताएं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आगे बताएंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है और काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाता है कि जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती, कटती नहीं है, पूर्ण रूप से कटती नहीं है, लेकिन कटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण में पाया जाएगा, तो ये उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है ना, और अवतल में भी होता है। एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें अवतल में भी होता है। आगे जब वस्तु और प्रतिबिंब की अति निकालेंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसमें लिखना है जब प्रकाश स्रोत से, जब प्रकाश स्रोत से, जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर कटती हुई, जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, प्रतीत होती है, कटती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। लिखना आगे उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आगे होता है कि जिस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता बताएं, उसी प्रकार से काल्पनिक प्रतिबिंब की भी विशेषता होगा। तो लिखना इसमें
क्या लिखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता, आगे लिखना है काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता, काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता, काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जस्ट वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता के उल्टा होगा, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता की जस्ट उल्टा होगा। तो देखिए इसमें पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है पहला नंबर में लिखा हुआ कि यह हमेशा उल्टा बनती है, कौन सी प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है। तो इसका पहला नंबर हो जाएगा या हमेशा कैसा बनेगी, तो यह हमेशा सीधा बनती है, यह हमेशा सीधा बनती है, यह हमेशा सीधा बनती है। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि इसे वास्तविक कटान से काटा जाता है। दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है कि इसे वास्तविक कटान से काटा जाता है, किसको, तो वास्तविक प्रतिबिंब को, लेकिन वही हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसे क्या करना है, तो इसे काल्पनिक में बोल देना है कि इसे काल्पनिक प्रतिबिंब में हो जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वास्तविक कटान से काटेंगे, तो इसे काल्पनिक कटान से काटा जाता है, जिसे टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा नंबर में हो जाएगा इसे काल्पनिक प्रतिबिंब से काटा जाता है, इसे काल्पनिक बिंदु से काटा जाता है, काल्पनिक रेखा से काटा जाता है, काल्पनिक रेखा से काटा जाता है, ठीक है ना। इसे काल्पनिक रेखा से काटा जाता है, फिर काटी जाती है, काटा जाता है, जिसे टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे इसमें लिख सकते हैं, जिसे टूटी फूटी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता। लिखना इसमें तीसरा नंबर में कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, नहीं किया जा सकता है। तो वही देखिए चौथा नंबर में क्या है, यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है। चौथा नंबर में लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब में कि यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है, लेकिन वही हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब में यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यह चौथा नंबर में लिखना है, यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको बताएं कि प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होती है, और वो दोनों प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। तो सबसे पहले बताएं कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद बताएं कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार, तो दो प्रकार। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद लिखा हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरा क्या लिखा हुआ है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो सबसे पहले बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसमें बोलना है कि जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में कटती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब में कि जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में कटती है, या फिर जिस बिंदु लिखे यहाँ पे जिस बिंदु पर कटती है, तो जिस बिंदु पर वास्तविक में कटती है ना, उसी को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद बताएं वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता। तो वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता में हो जाता है यह हमेशा उल्टा बनता है, दूसरा होता है कि इसे वास्तविक कटान से काटा जाता है, तीसरा हो जाता है कि इसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, और चौथा नंबर में क्या हो जाता है, तो चौथा हो जाता है यह हमेशा दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है।
उसके बाद बताएं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, क्या बताएं? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें बोले हैं कि जब प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर कटती हुई क्या हो रही? प्रतीत हो रही, लेकिन वहीं पे वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? वास्तविक में कटती है। ठीक है ना, यानी पूर्ण रूप से उस पे कटती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन जिस पर कटती हुई प्रतीत होगी उसको क्या बोल देंगे? तो उसको बोल देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या बोलते हैं? तो उसी को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसका विशेषता देखिए, तो जस्ट वास्तविक प्रतिबिंब की जस्ट उल्टा होती है, वास्तविक प्रतिबिंब की जस्ट उल्टा होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है।